अप टू क्वेश्चन नंबर 23 थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित था। अभी जो है सो क्वेश्चन नंबर 24 से हम देखेंगे कम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो कम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है लेकिन सारे पॉइंट्स जो है आपको कॉन्सेप्ट वही यूज करना है। सारे पुलीज में फ्री बॉडी डायग्राम आप ड्रॉ करिए और उसके बाद आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 24 है। आज से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कि क्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है सो इस टाइप का अरेंजमेंट है कि ये 30 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक है, 30 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक है जिसका कि मास दिया हुआ है 3 kg मास है, m=। ठीक है, अब इसमें ये बोल रहा है कि 30 इस साइड में 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई है, इधर 32 न्यूटन फोर्स अप्लाई है। ठीक है, एक रॉड है इसमें 32 न्यूटन फोर्स अप्लाई, इधर 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय 20 सेंटीमीटर पार्ट। मान लेते ये रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड, तो इसको अगर मान लेते ये ड्रॉ कर रहा है, नीचे की तरफ इसको पुल कर रहा है और ये भी 20 न्यूटन फोर्स से इसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है, तो 10 सेंटीमीटर पार्ट में जो है इस पार्ट में इधर से 20 सेंटीमीटर वाले पार्ट के कारण कितना फोर्स लग रहा है ये आपको निकालना है। पुल्ली जो है सो क्या है, स्मूथ पुल्ली जो है फ्रिक्शनलेस पुल्ली है और लाइट पुल्ली है, तो मान लेते हैं टेंशन T है दोनों साइड में। ठीक है, तो इफेक्टिव फोर्स जो है लग रहा है, इफेक्टिव फोर्स का मतलब हो गया कि जो नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा है, तो ये फोर्स देखेंगे कि जो फोर्स का जो डिफरेंस है, आप इधर 32 न्यूटन है और इधर 20 न्यूटन है, तो फोर्स का जो डिफरेंस है वो इधर की तरफ होगा, तो ऑफ कोर्स बॉडी जो है नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगी। ठीक है, और इस पर ये इधर की तरफ 32 न्यूटन है, तो इधर ऑफ कोर्स ये रिजल्टेंट फोर्स इधर की तरफ इसको पुल करेगा। मान लेते हैं कि जो फोर्स जो भी डिफरेंस फोर्स 32 माइनस 20 न्यूटन के कारण जो फोर्स लग रहा है उसके कारण ये ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है और ये बॉडी ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट केस जो इसमें कंसिडर करने वाली बात है, इसमें ये देखना है कि मास ऑफ 10 सेंटीमीटर पार्ट कितना होगा। तो मास ऑफ 30 सेंटीमीटर ब्लॉक जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3 kg दिया हुआ है, राइट। तो मास ऑफ 10 सेंटीमीटर ब्लॉक, 10 सेंटीमीटर वाले के लिए क्या हो जाएगा, 10/30 इंटू 3 kg। दैट मीन्स कि ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 kg मास हो जाएगा। मास ऑफ 20 सेंटीमीटर ब्लॉक, अगर उसको हम इमेजिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर में, तो उसका मास का जो पार्ट होगा 20/30 इंटू 3 kg हो जाएगा, राइट। तो इसमें हम लिख सकते हैं 2 kg, राइट। ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो 2 kg मास हो गया। अब हम देखते हैं कि नेट फोर्स कितने लगते हैं, एफ नेट फोर्स कितने लग रहे हैं। एफ नेट फोर्स जो है आपका लग रहा है 32 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन, तो यानी 12 न्यूटन का नेट फोर्स लग रहा है। 12 न्यूटन के नेट फोर्स लगने से क्या होता है, ये पूरे ब्लॉक जो है सो राइट साइड में मूव कर रहा है, तो इसका जो है हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास जो है यहाँ पर पूरे 3 kg और 30 सेंटीमीटर वाले ब्लॉक मूव कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आपका जो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन हो जाएगा वो 12 न्यूटन बाय 3 kg, राइट। तो यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, जिससे कि ये अरेंजमेंट, ये मास नीचे की तरफ उसको पुल कर रहा है ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर में। अब जो नेक्स्ट काम है हमारा, यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द रॉड। 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द रॉड के कारण इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं ये आपको निकालना है। इसमें जो फोर्स टोटल लगेंगे कितने लगेंगे, आप देखेंगे कि जो इधर जो है
सो एफ फोर्स मान लेते हैं, एफ फोर्स से 20 न्यूटन 20 सेंटीमीटर वाले ब्लॉक एफ फोर्स से इधर इसको पुल कर रहा है, तो एफ माइनस 20 हो जाएगा न्यूटन इज इक्वल टू क्या होगा, 1 kg का जो मास है उस पर एक्सेलरेशन कितने हैं, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है, तो ये 4 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो जो टोटल फोर्स इस पर लगेंगे तो कितने हो जाएंगे, 20 + 4 न्यूटन, दैट मीन्स कि ये 24 न्यूटन का फोर्स इस पर लगेगा। टेंशन जो है सो यहाँ पर हमें कोई टेंशन का ज़रूरत नहीं है टेंशन कंसिडर करने का, क्योंकि ये यहाँ पर इस पॉइंट पर जो है सो 20 लग रहा है, फिर इसको इधर देखेंगे तो नलीफाई हो जाएगा, हमें इसका ज़रूरत नहीं है कंसीडर करने का। तो इसमें जो ब्लॉक मूवमेंट हो रहा है 10 सेंटीमीटर वाले, वो कितने फोर्स उस पर लगा रहे हैं, 20 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, किधर लगा रहे हैं, राइट डायरेक्शन में इतने फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 जो है थोड़े से और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बनाए हुए हैं, लेकिन इसको हम टूल की तरह स्टेप बाय स्टेप करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। ये मान लेते हैं कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मान लेते हैं A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें आपका साइड का जो है लेंथ दिया हुआ है, ये 3 मीटर 4 मीटर या 5 मीटर। ठीक है, 1 kg का एक ब्लॉक जो है वो फ्रिक्शन लेस सरफेस इसको माना गया, 1 kg का ब्लॉक जो है एक पुल्ली से टाई कर दिया गया है, और ये सिनारियो है। इसमें आपको ये पूछ रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द 2 ब्लॉक्स, तो इसका क्या एक्सेलरेशन होगा ये आपको निकालना है। मान लेते हैं कि ये एंगल जो है सो थीटा है, तो दोनों केसेस में अब हमें इसमें फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, राइट। तो मान लेते हैं कि ये एक अरेंजमेंट है, तो इसमें हम देखते हैं ये जो फोर्सेज है, ये जो एंगल है ये थीटा एंगल है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल 1g या mg नीचे की तरफ इसका होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसका जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो यहाँ पर होगा वो क्या होगा, mg cos थीटा, राइट। और यहाँ पर क्या होगा, इस केसेस में मान लेते हैं कि हम कंसिडर करते हैं, तो ये थीटा एंगल है, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, राइट। ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, तो इसका जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग जो 4 मीटर लेंथ है वो क्या हो जाएगा आपका, ये थीटा इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, mg cos 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं mg sin थीटा हो जाएगा, इस पर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसको समझने के लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मान लेते हैं कि देखिए आप कैसे लगेगा कि ये तो हो जाएगा आपका बेस, है ना, तो ये बेस हो जाएगा, तो इसका जो फोर्स कंपोनेंट है ये फोर्स mg, ये इधर की तरफ mg हो गया नीचे की तरफ, है ना, नॉर्मल डायरेक्शन में, तो इस साइड में जो है आपका इस डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, तो ये हो गया हाइपोटेनियस। ये cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कि बेस बाय हाइपोटेनियस, तो इसका जो है बेस बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस में जो है इज इक्वल टू कॉस, यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, तो B इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अलोंग बेस जो ये इस डायरेक्शन में है पाथ 4 मीटर लेंथ के डायरेक्शन में, वो क्या हो जाएगा h का वैल्यू आपका हो गया mg, और ये cos 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है समझने का। जो हमें निकालना है, समझना है, वो क्या होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका थीटा हमने एंगल लिया हुआ है ये इस 4 मीटर लेंथ के साथ। ठीक है, 4 मीटर लेंथ के साथ जो हमने थीटा एंगल बनाया, तो ये बेस हो गया और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस यानी कि 4/5 हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल बेसिक रेशियो से, और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू को परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका 3 और हाइपोटेनियस हो गया 5, ये दो चीज़ आप निकल गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं ये टेंशन T है यूनिफॉर्मली
क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, और ये मास जो है सो इधर टिल्ट ज़्यादा है तो इधर की तरफ स्लाइड होगा ए एक्सेलरेशन से। मान लेते ए एक्सेलरेशन से स्लाइड हो रहा है, राइट। तो कंसीडर द मोशन along 3 मीटर लेंथ ऑफ ट्राइंगल का 3 मीटर लेंथ के अकॉर्डिंगली हम कंसीडर करते हैं। तो इसमें कितना हो जाएगा आप निकाल चुके हैं। इसमें जो फोर्स लगेगा mg cos थीटा, और ये डाउनवर्ड है इसीलिए हमने इसे नीचे की तरफ, ये फोर्स डाउनवर्ड लगा है mg cos थीटा। तो mg cos थीटा माइनस टी इज इक्वल टू क्या हो गया ma एक्सेलरेशन, राइट। ये एक फोर्स हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं mg cos थीटा t इज इक्वल टू क्या हो गया mg cos थीटा माइनस ma, ये हो जाएगा आपका फोर्स, राइट। इधर की तरफ ये लग रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं mg का जो cos थीटा का वैल्यू कितना था हमारा 4 था, और m का वैल्यू कितना है 1 है, 1 kg। m इज इक्वल टू कितना दिया हो 1 kg, ठीक है। तो फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर g 4g/5 माइनस a, ये एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं 4g/5 माइनस a, ठीक है। अब जो दूसरा केसेज है, केस सेकेंड केसेज में ब्लॉक सेकेंड ब्लॉक का है ना, मोशन along 4 मीटर लेंथ ऑफ ट्राइंगल। 4 मीटर लेंथ जो ट्राइंगल का है उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ये जो है टेंशन ऊपर की तरफ खींचेगा, तो t माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा ma हो जाएगा, राइट। अब हम इसमें टेंशन जो है पहले वाले इक्वेशन से पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा टेंशन का वैल्यू 4g/5 माइनस a, और इसको पूरे उस साइड हम ले जा रहे हैं। तो m का वैल्यू 1 हो गया, g का वैल्यू g रहने देते हैं, और साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/5, और ये हो जाएगा प्लस a, ठीक है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट जो पार्ट हमारा सॉल्यूशन का है, इसमें क्या करेंगे a और a को एक साइड ले जाते हैं, तो 2a हो गया इधर, और इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4g/5 माइनस 3g/5, तो कितना हो जाएगा g/5 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या हो गया g/10, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो इसका एक्सेलरेशन आपको निकालना था उसका वैल्यू हो जाएगा g/10, ठीक है। इसमें जो समझने वाली बात ये है कि इसका नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ जो इसका जो ब्लॉक का मास है वो mg डायरेक्शन में नीचे की तरफ नॉर्मल वर्टिकली डाउनवर्ड जो फोर्स लगेगा वो उसके वेट के कारण लगेगा, लेकिन आपको फोर्स जो निकालना है ये इसके स्लोप के अकॉर्डिंगली अलोंग निकालना होगा। जब आप स्लोप के अलोंग निकालेंगे तभी जाके इस पर टोटल रिजल्टेंट फोर्स और इसका मोशन का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने ऐसे किया है कि mg cos थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इस तरह से, और ये हो जाएगा mg साइन, ये हो जाएगा mg cos थीटा। तो दोनों का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका हो गया g/10। क्वेश्चन नंबर 26 का जो अरेंजमेंट है वो आप देख सकते हैं कि इस पर किस टाइप का फोर्स लग रहा है। इसमें ये क्लियरली है कि F जो है ये एक अरेंजमेंट है, हॉरिजॉन्टल टेबल पर है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल टेबल पर m1 मास रखी हुई है, ठीक है। और इसमें F1 फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट, और उसके बाद जो है सो m2 मास है जिस पर कि नॉर्मल वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ड्यू टू इट्स वेट, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि F1 का जो वैल्यू दिया हुआ, सॉरी F का जो वैल्यू दिया हुआ वो m2g दिया हुआ है बाई 2, ये लेफ्ट साइड में लग रहा है। आप ये देखेंगे इस पर जो वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो m2g लग रहा है। तो आप देखेंगे कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड इससे ज़्यादा है। जब ये फोर्स का मैग्नीट्यूड इधर ज़्यादा होगा तो क्या होगा,
मोशन जो है इस डायरेक्शन में होगा, मोशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। मान लेते हैं कि ए एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक मूव कर रही है लेफ्ट टू राइट, सपोज कर लेते हैं। इसमें जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में टी होगा, थ्रू आउट द सेम होगा, ठीक है, ये टेंशन टी होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम में आप आराम से इसको ऐसे निकाल सकते हैं या देख सकते हैं कि इसको मैंने स्पेशल इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम नहीं मैंने ड्रॉ किया, लेकिन इसमें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फोर्स है ये इसका टेंशन है जो इसको स्लाइड कराएगा लेफ्ट टू राइट की तरफ। और इसमें क्या होगा, ये जो ब्लॉक है अपने वेट के कारण नीचे की तरफ जाएगी। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो है कि लेट द ब्लॉक M1 moves from left to right with acceleration A। मान लेते लेफ्ट टू राइट जो है ये A एक्सेलरेशन से मूव कर रही है ये अरेंजमेंट में। तो हम इसमें फर्स्ट ब्लॉक पर है ना, तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स जो है फर्स्ट ब्लॉक पर क्या होगा ये देख सकते हैं कि फॉर M1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये टेंशन है T जो कि इसको आगे की तरफ पुल करता है, टेंशन माइनस F इज इक्वल टू क्या होगा, मान लेते हैं ये पूरे अरेंजमेंट जो है A एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जा रही है, तो ये इसको लेफ्ट टू राइट की तरफ पुल कर रहा है। तो इस केसेस में क्या होगा, M1 A हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन A मैंने मान लिया, ठीक है। तो टेंशन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं F प्लस M1 A, राइट, ये हो जाएगा। अब F का वैल्यू आपको दिया हुआ है M2G/2 प्लस M1 A, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखते हैं कि ब्लॉक 2 का जो अरेंजमेंट है M2 का, 4M2 में क्या दिया हुआ है, ये नीचे की तरफ जाएगी और इसमें जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स लगेगा जिससे कि ये एक्सेलरेशन A इसमें डेवलप जनरेट होगा वो M2G-T टेंशन हो गया, और इसका M2A एक्सेलरेशन से ये नीचे की तरफ A एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाएगी। तो इसमें जो नेट फोर्स लगेगा M2A लगेगा, ठीक है, जो कि इक्विवेलेंट है क्यों, इसके वेट और इसमें जो जनरेट हुए हैं टेंशन उसके कारण से, ठीक है। तो अभी हम T का वैल्यू जो है इसमें पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ T फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम इसमें T का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, M2G और ये T का वैल्यू हो जाएगा माइनस M2G/2, और ये फिर से ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस M1A इज इक्वल टू M2A हो जाएगा, राइट। तो अभी आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन वाले जो पार्ट है इसको हम एक साइड ले आते हैं, तो इसको अगर हम राइट साइड ले गए तो ये क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू A हो जाएगा, ये इधर आ गया। तो और इधर जो इसका जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, M2 कॉमन ले लेंगे जी, तो 1 माइनस हाफ हो जाएगा, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ हो जाएगा M2G/2 हो जाएगा, राइट, M2G यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू जो हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा, टोटल नेट एक्सेलरेशन जो इस पर लग रहे हैं वो हो जाएगा M2G/2 इंटू M1 प्लस M2, ये नेट एक्सेलरेशन जनरेट होगा ड्यू टू इसका डाउनवर्ड इसके वेट के कारण, ठीक है। अगर इसका वेट कम रहता है ना, M2 का वेट अगर कम रहता है ना, और देखेंगे कि इसमें जो फोर्स लगा है ये क्या है, F इज इक्वल टू M2G/2 लगा है, तो हाफ फोर्स लगा है, इसी कारण से ये डाउनवर्ड डायरेक्ट इधर की तरफ नेट रिजल्टेंट फोर्स हो गया। अगर ये फोर्स F फोर्स, वो सिचुएशन देखिए कि अगर F इज इक्वल टू क्या होता, M2G हो जाता, तो फिर क्या हो जाता, ये ब्लॉक में मूवमेंट, ये जो पुल्ली है ये इसको दोनों फोर्स नेट रिजल्टेंट फोर्स हो जाता 0, तो इसका मूवमेंट नहीं होता, कोई एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होता। फिर दूसरा केस अगर हम देखते हैं कि F का वैल्यू अगर मान लेते हैं कि F का वैल्यू हम 2M2
जी रख देते तो फिर क्या होता, ये पुल्ली इधर की तरफ स्लाइड होना शुरू हो जाता ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको देखनी है कि किस साइड में ज़्यादा है, उसी के अकॉर्डिंगली उसका मोशन होगा। जो नेट फोर्स होगा उसी कारण उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होगा और जनरेट होगा। इसको ध्यान में रखना होगा बिफोर प्रोसीडिंग अहेड। कोई भी प्रॉब्लम जब आती है तो उसको सबसे पहले आप देखिए कि नेट फोर्स कहाँ लग रहा है। ठीक है, और नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या है ना। यदि नेट फोर्स का डायरेक्शन आपको समझ में आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए पुल्ली का अरेंजमेंट है इस तरह से, और इसमें दिया हुआ है कि M1 इज इक्वल टू है आपका 5 kg। ठीक है, और M2 इज इक्वल टू है आपका यहाँ पर 2 kg। तो ऑफ कोर्स और दोनों F का जो वैल्यू है 1 न्यूटन है वो इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल वर्टिकल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो M1 ब्लॉक पर ज़्यादा लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसमें लग रहा है। तो इसका जो मोशन होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, ये रिजल्टेंट मोशन मान लेते ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो ये M2 ब्लॉक ऊपर की तरफ भागेगी और ये M1 ब्लॉक नीचे की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है ना, तो इसमें जो दोनों का एक चीज़ है टेंशन कॉमन होगा। ठीक है, तो इसमें फ्री बॉडी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है M1 ब्लॉक में ये दो फोर्स लग रहा है। एक तो होगा इसका M1G और दूसरा फोर्स होगा F इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ठीक है, दो फोर्स लग रहा है, ऊपर में इसका लग रहा है टेंशन। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो इसमें लगेगा, इसमें रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा ब्लॉक M1 में इज इक्वल टू F प्लस M1G माइनस T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M1A। ए एक्सेलरेशन से अगर ये डाउनवर्ड जा रही है, लेट यहाँ पर लेट ए ब्लॉक M1 मूव्स डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए। मान लेते ए एक्सेलरेशन से ये डाउनवर्ड जा रही है। तो ठीक है, डाउनवर्ड जाने का रीजन है हमारे पास में, डाउनवर्ड कौन सा जाएगा जिसमें कि डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा होगा इस दोनों पुल्ली में। तो आप देखेंगे कि M1 मास 5 kg है जो कि ज़्यादा है M2 से, तो ऑफ कोर्स ये नीचे की तरफ जाएगा। बाकी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ है, बस इसमें जो टेंशन जनरेट होगा ड्यू टू लाइट स्ट्रिंग तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है सो टेंशन का वैल्यू जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ का वैल्यू यहाँ पर कितना, एफ प्लस M1G माइनस M1A। ठीक है, अब इसको देखते हैं इस अरेंजमेंट में। ठीक है, इस अरेंजमेंट में देखते हैं कि F इज इक्वल टू 1 न्यूटन हो गया, मास है आपका 5 है तो 5G हो गया और ये 5A हो गया। तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको मैग्नीट्यूड हम 1 लिख लेते हैं, तो इसका इक्वेशन 1 मान लेते हैं, टेंशन इज इक्वल टू। अब जो दूसरे वाले ब्लॉक है M2 में क्या होगा, ये M2 ब्लॉक है मान लेते हैं M2। तो इसमें आप देखेंगे कि जो M2G नीचे की तरफ लग रही है, 1 न्यूटन फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, टेंशन जो है सो इसको क्या करेगा, दोनों को ऊपर की तरफ लेके जाएगा और टेंशन इसका जो मोशन होगा इसका वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं फॉर ब्लॉक M2 क्या लिख सकते हैं, T माइनस ये अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहा है इस दोनों को, M2G माइनस 1 न्यूटन इज 1 न्यूटन को 1 लिखते हैं मैग्नीट्यूड इज इक्वल, या F लिख सकते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू क्या हो गया M2A हो जाएगा। राइट, तो इसमें हम टेंशन का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं फ्रॉम, इसमें लिख सकते हैं पुटिंग T फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से हम T का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, T का वैल्यू 1 प्लस 5G माइनस 5A और ये क्या हो जाएगा माइनस M2 का वैल्यू हम कितना लिखेंगे, M2 का वैल्यू है 2 तो इसको हम 2G लिख सकते हैं और ये हो गया 1 न्यूटन और इधर हो जाएगा
m2 को 2a, राइट। तो अब इसमें हम देख सकते हैं क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए और ये 5g में से 2g गया तो 3g हो गया और ये क्या हो जाएगा 7a, रिजल्टेंट आपका ये हो गया, राइट। तो a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3g/7, राइट। तो इसका जो वैल्यू होगा 3 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड बाय 7, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा 14 से 1.4 से माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन इसमें जनरेट होगा, ये ब्लॉक m1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ ब्लॉक m1, डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ ब्लॉक m1। अब जो नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है, इसमें नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है कि अगर स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगा और F लगते रहेगा तो फिर क्या होगा। मान लेते ये जो स्ट्रिंग है यहाँ से कट गया, ठीक है। स्ट्रिंग यदि कट जाएगा तो क्या होगा, इसका जो टेंशन है T इज इक्वल टू हो जाएगा 0, राइट। तो T इज इक्वल टू 0 आप इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा T इज इक्वल टू 0। तो अब उस केस को हम कंसीडर करते हैं जब T इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखेंगे T इज इक्वल टू अगर 0 पुट कर देते हैं तो 5a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 5g, राइट। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2, है ना, 1/5 होगा और प्लस g हो जाएगा, यानी कि g प्लस 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ये क्या होगा, नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब ये इसका स्ट्रिंग को ब्रेक करते हैं तो उस केसेस में क्या होगा, टेंशन इज इक्वल टू 0, राइट। तो टेंशन ऐसे भी आप देखेंगे जब टेंशन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या दूसरे आप नया केस बिल्कुल कंसिडर करेंगे तो इसमें क्या होगा कि m1g प्लस F फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, उसी से वो एक्सेलरेट होगा दोनों फोर्स के कारण। तो जिससे एक्सेलरेट होगा उसको आप न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मास इनटू एक्सेलरेशन कर सकते हैं, या सिंपल पहले वाले इक्वेशन में टेंशन को 0 कर दीजिए तो उससे आपको ये वैल्यू आराम से निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसलिए चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं और बनाते हैं, ठीक है। ये अरेंजमेंट ऑफ पुल्ली जो है, इसमें m1 एक पुल्ली है जो कि एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है, और दूसरे पुल्ली भी पहले वाले स्ट्रिंग में कनेक्ट होके m2 और m3 मास इसमें ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो दिया हुआ है आपको देखेंगे कि m1 मास, m1 जो है सो यहाँ पर दिया हुआ है 1 kg, m2 2 kg और m3 3 kg। तो इसमें मास ज़्यादा है m2 और m3 में, तो क्या होगा कि ये पूरे सिस्टम ऊपर से, मतलब ये वाले m1 ऊपर की तरफ जाएगी और ये पूरे सिस्टम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि a1 जो है सो लेट, इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, लेट मास m1 मूव्स अप विथ एक्सेलरेशन a, यानी कि एक्सेलरेशन a को जो हम अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेते हैं, अपवर्ड पॉजिटिव ले लेते हैं, ये चीज समझने वाली बात है। तो अब इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पुल्ली, आप देखेंगे कि ये a से मूव कर रहा है और ये जो है सो ये पूरे सिस्टम, ये स्ट्रिंग नीचे की तरफ a से मूव कर रहा है। तो पहला वाला केस में जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा तो इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ये देखेंगे ब्लॉक m1 के लिए जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा, है ना, तो ये नीचे की तरफ m1g होगा और इसमें जो टेंशन होगा T, ये इसको ऊपर की तरफ खींचेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, इसमें रिजल्टेंट फोर्स होगा T माइनस m1g और इसी से वो क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा विथ एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या होगा, m1a हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम मोर प्रिसाइजली T इज इक्वल टू लिख सकते हैं m1g प्लस m1a
लिख सकते हैं, ठीक है। m1a इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एक तो इसका ये अरेंजमेंट आपको क्लियर हो गया फ्री बॉडी डायग्राम से। अब हम मान लेते हैं कि इसमें ये टेंशन T था, तो ठीक है। अब इसमें मान लेते इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो T डाइस मान लेते हैं, T प्राइम मान लेते हैं, ठीक है, T प्राइम मान लेते हैं। तो आप देखेंगे क्या होगा इसका, और इसमें टेंशन T है तो यहां पर क्या होगा, T इज इक्वल टू हो जाएगा, T इज इक्वल टू हो जाएगा 2T प्राइम हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा। तो यहां पर जो दूसरा केसेस हम लिए हैं टेंशन का, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2T प्राइम। अगर ये इसमें टेंशन T प्राइम है तो ठीक है। अब हम ब्लॉक M2 का कंसिडर करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अब समझने वाली बात यह है कि लेट जो दूसरा केस हमें जो मोर कॉम्प्लेक्स इस क्वेश्चन को बनाता है, ये है कि ये पूरे सिस्टम ऊपर की तरफ जा रही है, ये नीचे की तरफ जा रही है, और साथ में ये मास M2 जो है वो इसका वेट कम, मास कम है, 2 kg है, और इसका 3 kg है। तो ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, और ये भी मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली B। इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, राइट। तो इसका एक्सेलरेशन जो है A प्राइम मान लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका A प्राइम डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस पर जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा, ब्लॉक M1 का जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, A माइनस A प्राइम। ये समझने वाली बात है। और इसका जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा M3 का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा A प्लस A प्राइम, ठीक है, क्योंकि ये दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो इसका एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली, ये फ्रेम जो है, ये फ्रेम या पुल्ली A के रिस्पेक्ट में है ना एक्सेलरेशन। तो इसको हम और मोर प्रिसाइजली लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन, ये चीज़ समझना होगा आपको, और ये बिल्कुल ही आसान है समझना। आप देखेंगे कि ये जो है एक्सेलरेशन A से ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, और M2 जो है सो ये भी ऊपर की तरफ मूव कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू पुली B। तो अभी हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ M2 विथ रिस्पेक्ट टू पुली A। एक्सेलरेशन ऑफ M2 विथ रिस्पेक्ट टू पुली A मान लेते हैं, ये ऊपर वाले पुली A मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, आप देखेंगे कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा ये क्या हो जाएगा, A माइनस A डाइस, ये नीचे, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। लेकिन जो रिजल्टेंट होगा वो पूरे दोनों ब्लॉक जो है नीचे की तरफ मूव कर रहा है, समझ गए। ये जो ये पूरा सिस्टम नीचे की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन जो इसमें जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो ये होगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ऑफ M3 विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली A, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये स्ट्रिंग जो है A एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रही है, और ये यानी कि जो एक्सेलरेशन ऑफ दिस स्ट्रिंग विथ रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू A है, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक A पुल्ली A, ये A है, और इसके रिस्पेक्ट में ये एक्सेलरेशन A प्राइम से नीचे की तरफ आ रही है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, A प्लस A प्राइम। ये दोनों का जो डायरेक्शन होगा, सोचने वाली बात है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये भी डाउनवर्ड जाएगा, दोनों डाउनवर्ड जा रहे हैं विथ दिस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो होगा वो ये देखिए, ये A डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये अपवर्ड हो गया, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन जो होगा नीचे की तरफ ही ये अरेंजमेंट मूव करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली बात है। अब हम इक्वेशन फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस लेते हैं। तो इसमें M2 ब्लॉक में कौन कौन से फोर्स लग रहा है, तो M2 ब्लॉक अगर आप लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में, तो M2G ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो टेंशन है T, ये T प्राइम, ये ऊपर की तरफ लग रहे हैं इसमें, और इसका जो अरेंजमेंट है ये नीचे की तरफ विथ किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, A माइनस A प्राइम। तो इसका इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लिखते हैं फॉर M2 के लिए क्या लिखेंगे आप, इसमें थोड़े कॉम्प्लेक्सिटी है इसलिए ध्यान से देखना होगा आपको। तो इसमें जो टोटल M2G नीचे की तरफ फोर्स लग रही है T प्राइम है ना, T प्राइम को आप लिख सकते हैं
टी प्राइम को लिख सकते हैं हम t/2 डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्योंकि टी प्राइम का वैल्यू जो है सो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, टी प्राइम इज इक्वल टू हो जाएगा t/2, टेंशन जो है ये वाला स्ट्रिंग का उसके बाई 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये जो इसका मास है नीचे की तरफ m2a माइनस a प्राइम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका अरेंजमेंट जो फ्री बॉडी डायग्राम में ये नीचे की तरफ मूव कर रही है विथ दिस रिजल्टेंट और नेट फोर्स से। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें इसको हम लिख सकते हैं a माइनस a प्राइम इज इक्वल टू लिख सकते हैं g हो जाएगा m2 से डिवाइड कर दिए g माइनस t/2m2 t/2m2 लिख सकते हैं। इक्वेशन इसको हम फर्दर 3 मान लेते हैं। अब 4m3 ब्लॉक, m3 ब्लॉक में क्या हो रहा है देखेंगे। m3 ब्लॉक का यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं, ये m3 के लिए, m3 के लिए क्या हो गया, ये m3g ये नीचे की तरफ फोर्स लग रही है। ठीक है, टेंशन t प्राइम ये ऊपर की तरफ लग रही है, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है a प्लस a प्राइम, ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। तो इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो रिजल्टेंट फोर्स क्या लगेगा, m3g माइनस t प्राइम। ठीक है, t प्राइम को हम लिख सकते हैं t/2 जैसा कि अभी ऊपर में हमने कैलकुलेट किया, और इसके बाद लिख सकते हैं m3a प्लस a प्राइम, ये हो गया। तो इसको इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं a प्लस a प्राइम को क्या लिख सकते हैं, g माइनस t/2m3, करेक्ट। ये इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब हम करते क्या है कि इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। 3 और 4 को जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा, 2a इज और इधर हो जाएगा आपका 2g हो जाएगा, और साथ में आ जाते हैं आपके इस दोनों का माइनस साइन ही है, तो t/2 और m½ m2 प्लस m3 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, तो अब इसका जो हम नेक्स्ट काम करते हैं इसका, है ना, इसमें देखेंगे कि ये हो गया आपका। तो इसको हम अरेंजमेंट देखते हैं आगे का कि a इज इक्वल टू 1/ ये जो लिखा हुआ है 1/m2 प्लस 1/m3, इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो m2 का वैल्यू है 1/2 प्लस इसका वैल्यू है 1/3, तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, राइट। ये 5/6 हो गए, राइट। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट आता है वो 2a इज इक्वल टू 2g और माइनस t/t का जो वैल्यू है वो भी आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको चलिए ऊपर लेके चलते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर दिखे नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू 2g, है ना, और माइनस t का वैल्यू जो हम यहाँ पर निकाले थे, t का वैल्यू इससे ले लेते हैं। ठीक है, इससे ले लेते हैं इस वाले इक्वेशन से t का वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a माइनस 2g, और t/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू m1 का जो वैल्यू है, m1 का मास आपका 1 kg है, तो ये हो जाएगा g प्लस a हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा इसका t/2 को, और इसमें हमने लिखा हुआ है इंटू इसमें कितना आया हुआ है 5/6 आ गया, जो हाफ 1/m2 इंटू m3 लिखे थे वो 5/6 आ गया। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें थोड़ा कम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे इसमें कि इसको हम 12 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 से यानी कि 24a हो जाएगा इधर लेफ्ट साइड में, इधर हो जाएगा 24g हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -5g
और -5a हो जाएगा, ठीक है, ये -5g और -5a हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो a 29a हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 19g हो जाएगा। तो a का वैल्यू जो होगा आपका यहाँ पर, सो 19g/29 ये हो जाएगा, 19g/29 ये मेन a का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट जो इसका क्वेश्चन है वो हमें निकालना है a प्राइम, एक्सेलरेशन ऑफ a प्राइम निकालना है। तो इक्वेशन 3 से हम देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 में दिया हुआ है a प्राइम इज इक्वल टू g माइनस a कर देते हैं और t माइनस कितना लिखेंगे, t-t/2m3 है, राइट। तो अब इसमें हम सारे वैल्यू पुट करते हैं, टेंशन का वैल्यू भी पुट कर देते हैं, ठीक है। तो टेंशन जो हम पहला इक्वेशन से देखे थे, तो ये पहला तो हम g माइनस a का वैल्यू पुट करते हैं, a का वैल्यू हो गया 19g/29 और t का वैल्यू जो हो गया सो g+a/2g प्लस और इसका हो गया 3 kg, ठीक है। तो या इसको अभी हम बाद में इसका a का वैल्यू पुट करते हैं, इतना हो गया, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर सकते हैं कि ये a प्राइम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में। तो क्या होगा 6a प्राइम इज इक्वल टू 6g माइनस 6a और ये क्या हो जाएगा -g और -a, इतना तो आ गया क्लियर। अब हम इसको नेक्स्ट लिख सकते हैं 5g और ये हो जाएगा 7a, करेक्ट, ये इतना हो गया। तो अब जो 5g है और 7 इंटू a का जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है हमने निकाला हुआ है 19g/29, इतना निकाला हुआ है। तो अभी आप जो नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको हम फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। तो अभी क्या करेंगे, इसको हम 5g इंटू 29 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 इंटू 19g, ठीक है, /29 हो गया। तो इसमें क्या हो सकता है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 29 को 5 से तो 145 हो जाएगा और 145g और ये कितना हो जाएगा 133g/29 हो जाएगा। इसमें आप लिख सकते हैं 12g/29 या a प्राइम इज इक्वल टू लिख सकते हैं 12g/29/6, ये 6 इधर आ गया तो इसको 2 हम लिख सकते हैं, तो इसका होगा 2g/29। अब हमें जो निकालना है, अब हमें निकालना है m2 और m3 का एक्सेलरेशन। m1 का एक्सेलरेशन तो a हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ m1 आप निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन ऑफ m1 इज इक्वल टू a है जो कि 19g/29, ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया, जैसा कि हमने माना था अपवर्ड डायरेक्शन, और इसमें पॉजिटिव आ रहा है वैल्यू, दैट मीन्स कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा जो इनिशियल कंसिडरेशन था वो करेक्ट है। अब दूसरा है एक्सेलरेशन ऑफ मास m2, एक्सेलरेशन ऑफ मास m2 का एक्सेलरेशन कितना था, हम इसको पहले कैलकुलेट करके देख चुके थे कि m2 का एक्सेलरेशन ये क्या है, ये ऊपर जा रहा है इस b के रिस्पेक्ट में, लेकिन पूरे फ्रेम नीचे की तरफ आ रही है, तो a माइनस a प्राइम था, आपको याद होगा, तो a माइनस a प्राइम हो गया। तो a का वैल्यू हो गया आपका 19g/29 और इसका वैल्यू हो गया a प्राइम का 2g/29, तो ये हो जाएगा 17g/29, ये आपका एक्सेलरेशन ऑफ दिस होगा। लेकिन ये डायरेक्शन जो फाइनल डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन ही होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए पुल्ली, विथ रिस्पेक्ट टू ए पुल्ली के रिस्पेक्ट में। अब m3 का एक्सेलरेशन ऑफ मास m3 का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a प्लस a प्राइम होगा, ठीक है, a प्लस a प्राइम हो गया। तो इसमें आप देखेंगे कि a का वैल्यू कितना है,
ए का वैल्यू है 19g/29 और ए प्राइम का वैल्यू 2g/29, तो कितना हो जाएगा 21g/29। ये क्या हो जाएगा, ये भी डाउनवर्ड ही होगा, डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकल गया। फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया। इसका सेकंड पार्ट जो पूछ रहा है, इसका सेकंड पार्ट है कि M1 पुल्ली जो है कितने टाइम के बाद इस पुल्ली M1 ब्लॉक जो है कितने टाइम के बाद पुल्ली ए को हिट करेगा। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो S इज इक्वल टू यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, इसको हम लिख सकते हैं 0.2 मीटर। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है वो आप देख सकते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन ये मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो 19g/29 है। ठीक है, और जो इसका मान लेते हैं कि टाइम t, आपको यहाँ पर टाइम t निकालना है कि कितने टाइम के बाद इसको M1 ब्लॉक हिट करता है जब ये ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है। तो और इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी आप देखेंगे u इज इक्वल टू यहाँ पर 0 है, क्योंकि जब इनिशियली क्या था, ब्लॉक रेस्ट पे था। तो अब हम इसको निकालते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ए यहाँ पर एक्सेलरेशन है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लिए हैं। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया और ये अपवर्ड डायरेक्शन का ही मैग्नीट्यूड है ए। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 0.2 मीटर है, इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू 0 है, तो t हो जाएगा 0 × t प्लस हाफ, और g का वैल्यू जो है, सॉरी a का वैल्यू जो है 19g/29 t² हो जाएगा। ये समझने वाली बात है, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़े से है कैलकुलेशन का, बट यू कैन कैलकुलेट। तो इसको हम लिख सकते हैं 19g gt² इज इक्वल टू 19gt² सॉरी gt² इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0.2 × 2 × 29, या इसको हम लिख सकते हैं फर्दर, है ना, इसको लिख सकते हैं 0.4 × 29, राइट। अब हम t² इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0.4 × 29/19 × 9.8। आपको इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.623, करेक्ट। अब t का जो वैल्यू होगा, t का वैल्यू जब आप इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो अराउंड 0.25 सेकेंड होगा। तो यानी कि 0.25 सेकेंड में ये t इज इक्वल टू 0.25 सेकेंड में ये जो ब्लॉक M1 है वो हिट कर देगा पुल्ली को, इसको। ठीक है, तो यही था सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन को इरेज कर दिया क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी था, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन जो आप अपने बुक से रेफर कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन, या तो पहले पार्ट वाले सॉल्यूशन से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडेज। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चन से, तब तक आप इसको ट्राई करिए। ठीक है, थोड़े से कॉम्प्लेक्सिटी जब आते हैं तो आपका इन्हांस लॉजिक जो है सो इन्हांस होता है। इसलिए मैं ये बोलूँगा कि जो जितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा उसको आप स्टेप बाय स्टेप कंसंट्रेट होके बनाइए, क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर एक बार में गलती हो जा रही है तो फिर से आप ट्राई करिए, ट्राई करते रहिए, आपको टाइम देते रहिए, लेकिन रियल और ट्राई करिए एक सही डायरेक्शन में। अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम हर ब्लॉक को, हर कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ फोर्स को सही से ड्रॉ कर लिया और उसके मोशन को आप समझ जाएंगे कि किधर की तरफ मूव कर रही है, तो आप आसानी से हर क्वेश्चन को, चाहे क्वेश्चन कितना भी डिफ़िकल्ट हो, आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और मेरे साथ आप इस जर्नी में शामिल होइए।